हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने टॉपिक से हटकर 11th एनसीईआरटी के ऊपर एक चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आप इस समय 12th एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मानव जन्म में मैंने पढ़ाया आपको oogenesis, फीमेल में गैमेट कैसे बन रहा है। उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले उस चैप्टर में इस पॉइंट oogenesis को पढ़ाने से पहले मुझे इस टॉपिक को पढ़ाना ज़रूरी लगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग बच्चे जो हैं अगर 11th की क्लास की इस चैप्टर को ठीक से पढ़े हैं तो अच्छी बात है उनके लिए। जो नहीं पढ़े हैं वो इस चैप्टर को फोकस दें, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि oogenesis आपको समझना है तो इस चैप्टर में आपके कमांड होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से आपको दो टर्म मियोसिस एंड माइटोसिस मतलब समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, मुझे पढ़ा सिर्फ यही दो चीज़ है, लेकिन मैं इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर दे रहा हूँ आपके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉ। उसमें भी आपको इन टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसलिए इसकी वजह से मुझे इस चैप्टर को आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल आखिर कैसे डिवाइड करता है, उसके क्या प्रोसेस हैं, इन सब से हम गुजरेंगे। तो पहले तो हम कुछ आपको टर्म बता दें। सेल कोशिका, देखो ये अगर कोशिका की बात करें, ये आपकी क्या है, सेल, माना ये आपका सेल है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस में आपके क्या होंगे, डीएनए, ठीक। ये मैं पूरा सेल का आपका कोशिका के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ टर्म्स आपको बताने हैं। ये कोशिका है, ठीक। आपके कुछ इसमें द्रव्य बने होंगे, तरल पदार्थ होंगे, ठीक। ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं आपको पॉइंट्स भी बताता हूँ। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के अंदर ये आपका जो स्ट्रक्चर दिखाया रहा है इसे बोलेंगे डीएनए, ठीक। ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद अगर ह्यूमंस एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में सिर्फ इतना स्ट्रक्चर होगा। अगर हम प्लांट को इंक्लूड करें, प्लांट को भी इंक्लूड करें, तो उसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, देखो सेल वॉल सभी में नहीं पाया जाता है, एनिमल में तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, प्लांट पाया जाता है, ठीक है, फंजाई में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया हैं उसमें भी पाया जाते हैं। मतलब जो सेल वॉल है ये मेनली कैरेक्टर है प्लांट की, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सेल वॉल, ठीक। कोशिका भित्ति, एक आपका जीव द्रव्य है, एक आपका कोशिका द्रव्य है, समझिएगा। ये आपका इसमें कोशिका द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ है। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं, एक आप लिखिए साइटोसोल, साइटोसोल, ठीक। एक है आपका साइटोप्लाज्म, प्लाज्म। एक है आपका प्रोटोप्लाज्म, और एक वर्ड आपको मैंने ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। चार टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, आपको इनके बारे में पहले आप जान लीजिए। साइटोसोल, साइटोसोल मतलब ये आपका देखो, ये जो आपका तरल पदार्थ दिख रहा है, तरल पदार्थ, तो लिक्विड जो आपको दिख रहा है ये आपका सिर्फ तरल पदार्थ। अगर इसको छानो तो इसमें जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है ना, ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य।
और शॉर्टेस्ट वाला ये लिक्विड जैसा मटेरियल। ठीक, सेल ऑर्गेनल, कोशिकाओं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। ठीक, ये टर्म्स हो गए। तो देखो सीखना हमको क्या है इसमें, इन चारों टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने क्या कहा, ये आप लिक्विड लो, उसको छान लो। छानने के बाद जो इसमें सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, आपके जो गोल्जी बॉडी होंगी, सेंट्रियोल होंगे, साथ में माइक्रोबॉडी होंगे, और साथ में आप प्रोटोप्लास्ट सॉरी आपके जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, वैक्यूल होंगे, ढेर सारी आपके जो स्ट्रक्चर मैंने बताए। अगर आप सेल स्ट्रक्चर देखो, आपके फर्स्ट 11th एंड फर्स्ट चैप्टर में भी दिया गया सेल का स्ट्रक्चर। ये सारे चीज जो छन के आते हैं उसे बोलते हैं कोशिकांग। तो अगर छन्नी लो, चार को छानो, ऊपर जो पड़ता है उसे बोलते हैं छनौटा, जो छन के ऊपर आया है। ठीक है, तो जो छन कर ऊपर बचा, तो हम इसके लिए सेल ऑर्गेनल कोशिकांग लिख सकते हैं। वे अंग जो छने हुए हैं, छने हुए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आपने जब छन्नी से छाना इस द्रव्य को, ठीक है, तो ऊपर जो मटेरियल बचा, छने हुए ऊपर जो मटेरियल बचा, ऊपर जो भाग बचा, छन्नी में लिख लो और अच्छा लैंग्वेज, छन्नी में ऊपर जो भाग बचा उसे वो छने हुए भाग मतलब वही, वो अंग आपके सेल ऑर्गेनल्स कहलाए। और जो लिक्विड नीचे गिरा, जो तरल छाने से छना, छन्नी से छनकर नीचे गिरा, वो आपका साइटोसॉल हुआ। यानी आपने छन्नी लिया, इस तरल पदार्थ को छाना, जो नीचे आपका लिक्विड आया, जो लिक्विड तरल पदार्थ, ये तरल नहीं, तरल है। ठीक है, जो तरल पदार्थ नीचे आपका आया उसे बोलेंगे हम आपका साइटोसॉल। और जो आपका सेल ऑर्गेनल्स हुआ, जो ऊपर छन्नी पर जो ऊपर मटेरियल जो बचा रह गया, उसे बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। आपके माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, सेल ऑर्गन, माइक्रोट्यूब्यूल, सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। ये आपके ऊपर बच गए। अब दो टर्म है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, दो टर्म्स हमको इसको सुनना है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा, अगर हम साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल, ठीक है, इसमें आप कहो साइटोप्लाज्म कहोगे साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनल, ये दोनों मिला के क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका क्या होगा कोशिका द्रव। साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल दोनों मिला दो, दैट इज कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म आपने समझा, कोशिका द्रव, साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनल, मतलब हम कह सकते हैं इसे, ये आपकी क्या होगी प्लाज्मा में, मतलब कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा में मतलब कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं किया, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं किया था, ध्यान रखना। न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल बचा, दैट इज साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनल्स, यही तो आएगा। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म सीधे लिखो आप, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसमें आपका न्यूक्लियस भी काउंट हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में अब इसे सीधे आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का सारा मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी मटेरियल है सबका प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म और ध्यान रखना, दो वर्ड, न्यूक्लियोप्लाज्म और एक प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर का तरल पदार्थ। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस क्या होता है ये, तो इसमें डीएनए होगा, साथ में इसमें भी कुछ तरल पदार्थ होगा, ध्यान रखना। तो ये कह रहा हूं मैं, आप इसमें ध्यान रखना कि जो आपकी न्यूक्लियस होती है इसके अंदर जो तरल पदार्थ होगा, डीएनए नहीं, तरल पदार्थ जो होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया। ठीक है,
तो न्यूक्लियर प्लांट भी आपको समझ हो गया। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? आपने प्रोटोप्लांट समझा, प्रोटोप्लांट समझा, उसी में आप पीएम जोड़ो। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म आपका केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसमें आपका जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जोड़ लिया, इंक्लूड किया। यानी अब आप देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़कर, सेल वॉल को छोड़कर बाकी का जितना मटेरियल है सब को सब क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट। यानी अब इसमें इंक्लूड क्या करेंगे? अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस नोन इज प्रोटोप्लास्ट। तो मैंने प्रोटोप्लाज्म क्यों प्रोटोप्लाज्म लिख लिया? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में आपको पता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने इसलिए लिख लिया प्रोटोप्लाज्म। अब आप चाहे प्रोटोप्लास्ट को ये बोलो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ऐसे सीधे बोलो प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमको तो पता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म क्या होता है ये हमको पता है, साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनल। साइटोसॉल क्या होता है? जो आपका लिक्विड पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स, जो कोशिका के अंदर का आपका जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, वो तो हमको लगता है इन टर्म्स से आप अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर, ये आपका पेंसिल दिखाया गया है, इस कॉर्नर घेरा गया है, तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसके बाहर हरा रंग का सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये ध्यान रखना, एनिमल में एब्सेंट होता है, एनिमल में नहीं होता। ये मेन प्रॉपर्टी है एनिमल्स की, ध्यान रखना, एनिमल की मेन प्रॉपर्टी है सेल वॉल का ना होना। न्यूक्लियस आपका ये हो गया, इसके अंदर आपका डीएनए होगा, ठीक है, आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, बात हमने वर्ड किया साइटोसॉल, साइटोसॉल मतलब जो लिक्विड भाग है, लिक्विड भाग आपका ये लिक्विड भाग, ठीक है। कोशिका के अंदर का, इसको लिख सकते हो आप साइटोसॉल, कोशिका के अंदर का लिक्विड भाग, इसको आप इसे भी लिख सकते हो कोशिका के अंदर का तरल भाग, ठीक है, कोशिका के अंदर का तरल भाग, दैट इज साइटोसॉल, ठीक है। उसके बाद एक आपको वर्ड आया सेल ऑर्गेनल्स, जो अंग आपके ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स दिखाई दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल बॉडी, माइक्रोवैक्यूल्स, ये सब की क्या है? कुछ सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, तीसरा वर्ड आ गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल मतलब ये लिक्विड भाग, और साथ में जो ऑर्गेनल्स दिखाई दिए, ये हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का भाग, दैट इज साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीजें आपकी क्या हो गई? प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आके आके लिक्विड मतलब साइटोसॉल, सेल ऑर्गेनल प्लस न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का जो तरह पदार्थ है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर, उसके बाद मैंने बात की प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में हम इंक्लूड करेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, हम कह सकते हैं सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के अंदर जितना मटेरियल, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ये वर्ड मतलब इन टर्म से आप वाकिफ हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जिस चैप्टर जो हमको चीज पढ़नी थी, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो, उसके लिए आपको टर्म याद करना पड़ेगा, होता क्या है, तो टर्म से है आपके सेल साइकिल, सेल डिवीजन। अच्छा, सेल साइकिल क्या होता है? अब एक टर्म भाई पढ़ना है तो उसको भी सीख लेते हैं हम। सेल साइकिल, कोशिका चक्र। अच्छा, नाम से भी समझ आ रहा है, चक्र मतलब, चक्र मतलब कोई चीज बार बार चले, ठीक है। कोशिका चक्र, सेल साइकिल मतलब कोई चीज बार बार रिपीट करे अपने पाथ को। से घड़ी होती है, घड़ी लगातार रिपीट करती है अपने पाथ को, दैट इज कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ बस सुनते जाइए। तो होता क्या है, जैसे सेल्स आपकी बनी माता सेल से, माता सेल से उसने सोचा कि मुझे अब डिवाइड करना है। तो सेल डिवीजन के लिए एक मेन प्रोसेस होती है, उसने क्या किया अपने अंदर को, देखो सेल डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड करके दो चीज बनता है। और सेल डिवीजन होती है इक्वेशनल होती है, मतलब समान चीजें दोनों बंटनी है। अच्छा, समान चीज कब बांटोगे? आपके पास हर चीज कैसा होता है, दो दो, आपको दो भाग बांटना है, तो आपके पास कोई भी चीज दो भाग में होना चाहिए। दो मतलब अगर आपको कोई चीज, आपको पेन बांटना है,
ठीक है। तो आपके पास एक पेन होगा तो एक पेन कैसे बांटोगे? तोड़ कर तो बांटोगे नहीं। तो उसका मतलब आपके पास वो सेम पेन दो होना चाहिए, तब आप एक दूसरे को दोगे। यानी आपको उसका सेल साइकिल में बांटने के लिए हमको चाहिए मटेरियल डबल हो। तो वर्ड होता है उसके लिए रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन वर्ड यूज होता है, प्रोटोप्लाज्म का पड़ता है, सिंथेसिस होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस आपको गुजरनी पड़ेगी। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो उसके मटेरियल क्या होंगे? डबल। दैट इज रिप्लिकेशन। डीएनए भी रिप्लिकेट करेगा और जो उसमें जीव वो भी बढ़ लेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सारी चीजें होंगी। तो ये सब चीज से गुजरने के बाद सेल आपका डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करके दो भाग बटेगा। अब उन दोनों सेल के बाद कैपेसिटी होगी वो फिर से डिवाइड करें। तो जब सेल आपकी फिर से डिवाइड करेंगे यानी फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये सारी प्रोसेस आपकी सेल साइकिल कहलाती है। तो यहाँ पर हम सेल साइकिल को ऐसे डिवाइड मतलब ऐसा उनको कहा जा सकता है कि द सीक्वेंस या इवेंट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, उसके बाद कह रहे हैं बाय विच ए सेल डुप्लीकेट, ठीक है, इट्स जीनोम synthesis the other constituent and eventually divide into two cells, two daughter cells बोलो ज़्यादा बेटर है, two daughter cell term cell shock। यानी कहने मतलब आप समझे, कहते सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी घटनाओं का जो सीक्वेंस है, इवेंट मतलब घटना, सीक्वेंस मतलब एक क्रम, घटनाओं का क्रम बाय विच जिसमें आपकी सेल डुप्लीकेट करेंगी, सेल आपके सेल में जितनी मटेरियल है मतलब वो भी डबल होंगी। साथ में इसका डीएनए मेनली इसने फोकस किया क्या? डीएनए के बाद जीनोम या इससे डीएनए भी बोल सकते हैं। तो सेल डुप्लीकेट करेगा यानी उसका डीएनए डुप्लीकेट करेगा। सिंसित अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल ऑर्गेनल्स हैं कोशिकाएं होंगे वो सब के सब क्या होंगे? डिवाइड होंगे, डबल होंगे, मतलब अपने अंदर डबल होंगे, एक ही सेल के अंदर डबल होंगे। एंड इवेंचुअली और एक आए सेल आपकी दो भागों में, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, उसी को सेल साइकिल कहा गया है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अच्छा, अब हमें जो मेन चीज फोकस करना है वो है विभाजन। तो जब सूत्री विभाजन होता है, कोई विभाजन हो, उसमें आपको प्रोसेसेस सेम गुजरनी होगी। कुछ फिक्स प्रोसेसेस हैं जो आपकी सेम है। तो हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको जिसके ये आपका मैंने कुछ आपको स्ट्रक्चर बनाया है जिससे आपको और क्लियर हो चीजें। ठीक है, मैंने माना आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है स्टार्ट हुई, ठीक, यहाँ से इसमें आपको जो प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी वो होगा जीवन, ये आपका जीवन, ये आपका एस फेज, ये G2 फेज, ये एम फेज। एम फेज को एक्चुअली ये कहते हैं माइटोसिस, इसी में माइटोसिस डिवीजन एक्चुअल होगा। ये आपकी जो है ये आपकी इंटरफेज कहलाती हैं। इसमें सेल डिवाइड मतलब सेल को जो डिवाइड करना है उसके लिए वो प्रिपेयर हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है इंटरफेज। इंटरफेज में आपकी सेल्स डिवाइजन के लिए तैयारी कर रही हैं और ये माइटोसिस, एम फॉर माइटोसिस फेज कहता है, यानी इसमें सेल एक्चुअली डिवाइड होगा। अच्छा, ये तो मैंने मतलब देखा कि इसमें प्रोसेस कैसे कैसे गुजरनी पड़ेगी, हमको ये प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अब इसमें भी डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। तो पहला बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस।
कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। तो हम कह सकते हैं इसे केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। अगर केंद्रक विभाजन कह दिया तो इसमें हमको कुल नहीं लगता कोई पॉइंट लेने की जरूरत है, तो इसमें सिंपल आप कैसे हो, केंद्रक डिवाइड करके केंद्रक दो भागों में बटेगा। टर्म से समझो यार, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन खुद ही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब क्या होता है, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। काइनेसिस, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, सेल मतलब कोशिका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइटो मतलब सेल, तो यहाँ से आपका रिलेशन है साइटोप्लाज्म से, यानी यहाँ पर आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस मतलब होता भी है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ हमको कोशिका द्रव्य के विभाजन, तो मतलब हमको पहले प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी काइयोकाइनेसिस, मतलब केंद्र का विभाजन होगा, उसके बाद आपकी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। दो प्रोसेस होगी हर जगह, ध्यान रखना। पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, कोशिका पहले न्यूक्लियस का विभाजन करेंगे, उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा, ठीक है। तो ये जो फेज दिए गए हैं, एम फेज, एम फेज में आपका कैरियोकाइनेसिस होता है। अब बात करते हैं हमें जो पढ़ना है, वो हमें क्या पढ़ना है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, यानी हमको दो विभाजन पढ़ने हैं। पहला समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को हम बोल सकते हैं समसूत्र या कायिक विभाजन, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, इसे कायिक विभाजन भी बोला जाता है, कायिक विभाजन। और इंग्लिश वर्ड में बात करें तो इसे बोला जाता है माइटोसिस, ये एक वर्ड, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे, आपका सेकंड होगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन को बोला जाता है आपका मियोसिस, मियोसिस बोला जाता है। और इसके साथ साथ मियोटिक वर्ड भी यूज किया जाता है, मियोटिक। अब मियोसिस बोले या मियोटिक बोले, नो कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माइटोसिस हुआ, इसको माइटोटिक भी बोल सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। इसमें मैं जितने वर्ड्स इनको बुलाया जाता है सब पे बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, इसे इक्वेशनल डिवीजन और इसे साथ में रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शन। अब इन्हें रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है और इन्हें इक्वेशन डिवीजन क्यों कहा जाता है, इक्वेशन मतलब होता है समान, समान, ठीक है। रिडक्शन मतलब आधा होना, किसी चीज का कहते हैं रिड्यूस हो गया, मतलब चीजें कम हो गई, तो रिडक्शन मतलब यहाँ कम होना यानी आधा होना। तो रिडक्शन इक्वेशन का मतलब मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब विभाजन पढ़ रहे होगे, एक्चुअली विभाजन जब हो रहा होगा, ठीक। तो इन टर्म को हम विभाजन के समय पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री विभाजन से पहले G1SG2 के बारे में जानना होगा, व्हाट इज G1SG2। तो हम बात करते हैं G1SG2। एक काम करिए, आप इंटरफेज भी हमको पढ़ना है, तो आप यहाँ पहले डालिए इंटरफेज, इंटरफेज, इंटर मतलब बीच की अवस्था, इंटर मतलब बीच की अवस्था, समझिए ऐसा। तो इसमें हमको तीन चीज पढ़नी है, इसमें हमको तीन चीजें पढ़नी है। G1SG2, यस मतलब सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस, चीजों की सिंथेसिस होना। देखो लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ना, ज्यादा भागने की कोशिश मत करना, जितना पढ़ा हूँ बस उतना पढ़ना, आपका कॉन्सेप्ट मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। G1SG2 के बारे में हमको
करना है। ओके, अब इनके बारे में एक एक बातें सीखते चलते हैं। जीवन फेज हो, ये सबसे पहले आपका होता है। जीवन गैप भी बोला जाता है, गैप फेज, गैप जी मतलब गैप, गैप टू। ओके, तो इनके बारे में सोचते हैं। आपका जो जीवन फेज आता है, इसमें मैक्सिमम सेल ग्रोथ, सेल मतलब लगातार ग्रोथ कर रहा होता है, तो इसमें सेल का लगातार ग्रोथ होता है। कोशिका का ग्रोथ होता है, ठीक। कोशिका लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर कोशिका बढ़ेगी तो याद रखना, तो कोशिका द्रव्य बढ़ेगा कि नहीं, तो कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो कोशिका द्रव्य होता है ये हर प्रोसेस में बढ़ती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य हमेशा हमेशा बढ़ती, पूरा पूरा डिवीजन की प्रोसेस तक, G1 G2 और लगातार आपका जो M फेज, उसमें भी आपकी कोशिका द्रव्य हमेशा बढ़ेगी। यहाँ तो एक वर्ड लिख रहा हूँ, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हमेशा बढ़ेगा हर प्रोसेस पे, हर प्रोसेस में, ठीक। कोशिका द्रव्य हमेशा हमेशा बढ़ेगा, आपको कोई भी प्रोसेस हो, नो मैटर, हमेशा वो बढ़ता रहेगा। ओके, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कोशिकांक आपके डिवाइड करके डबल हो जाएंगे, डिवाइड करके डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको करना है कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस बांटोगे तो उसमें आपकी चीजें क्या होगी, बटना तो है या भाई। आप देखो, आप सेल डिवीजन बात कर रहे हो तो उसमें 12 चीजें हैं, तभी तो बांट के आप 2 भागों में बांटोगे, तो जितने आपकी कोशिकाओं को लगभग आपकी बढ़ के डबल हो जाएंगी। एक पॉइंट जो आपको याद रखनी है और इम्पोर्टेंट भी है, आरएनए की सिंथेसिस, जो आरएनए होगा सेल के अंदर, वो आपकी सिंथेसिस करेगी। सिंथेसिस करने मतलब यहाँ की आरएनए भी आपकी डबल हो जाएगी सिंथेसिस करके, क्योंकि आरएनए को भी दोनों सेल में जाना है, हर एक चीज बढ़ेगी। तो ये बताइए, मैक्सिमम चीज सेल ग्रोथ हो रहा है, कोशिकाएं लगातार बढ़ रही हैं, सिंथेसिस हो रही है आरएनए की, तो इतनी प्रोसेस चल रही है, तो इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा चल रहे होंगे कि नहीं। अब बताओ, चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, इनको चाहिए एनर्जी, एनर्जी एनर्जी कब आएंगी, जब आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन धनाधन धनाधन मतलब हाई स्पीड हो, तो हम कह सकेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपकी चल रही हैं वो आपके मोस्ट एक्टिव होंगे, मोस्ट एक्टिव मतलब आपकी धनाधन मेटाबॉलिक रिएक्शन धनाधन चल रही है, आ रहा है, ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है टिपिक रूप में, आपका सेल यूज करके जीवन फेज में लगातार कोशिका ग्रोथ कर रहा है, मैक्सिमम कोशिकाएं डिवाइड हो रहे हैं, आरएनए के सिंथेसिस हो रहा है, ये सारी प्रोसेस चल रही है। यस फेज में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है, यस फेज में मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ क्योंकि आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए आपका डबल होता है, यानी जैसे कि डीएनए 2C है, 2C से आपका 4C हो जाएगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप ये समझ रहे हो, व्हाट इज द क्रोमोसोम, व्हाट इज द डीएनए। देखो, बस आप इस समय ऐसा ध्यान रखो कि क्रोमोसोम पर आपके डीएनए होते हैं, बस इतना ध्यान रखना, बाकी चीजें हम आपको जेनेटिक्स में बताएंगे, ठीक। डीएनए आपकी 2C से 4C होगी, आपकी क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछते हैं, फंसा के पूछते हैं बच्चों को, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का नंबर बढ़ता है, डीएनए 2C से 4C हो जाता है, ठीक है। डीएनए का नंबर बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर में कोई परिवर्तन नहीं, क्रोमोसोम अगर 2n है तो 2n ही होगा। क्रोमोसोम नंबर क्या है यार, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या 2n से n हेप्लॉइड डिप्लॉइड इससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 2n 4n थोड़ी ना हो जाएगा यार, कौन से था।
गुणसूत्र संख्या, उसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा, डिप्लॉइड है डिप्लॉइड वैसा तो डिप्लॉइड रहेगा, 2n है तो 2n ही रहेगा, 4n है तो 4n ही रहेगा, n है तो n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में जो है सेंट्रियोल, आपके सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को बोल करते हैं तारक केंद्र, भी डिवाइड करता है, यानी सेंट्रियोल भी आपका डिवाइड करके डबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, साथ साथ आपके हिस्टोन प्रोटीन भी, हिस्टोन प्रोटीन विल डबल, हिस्टोन भी डबल हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की सिंथेसिस होकर डीएनए 2 से 4 से होती है, क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड होते हैं, व्हाट इज द क्रोमैटिड, इसको मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। तो वो क्रोमैटिड आपके डबल होते हैं, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिड डबल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें पॉइंट करें जी टू में बस इतना ध्यान रखना, मैक्सिमम प्रोटीन की सिंथेसिस, मैक्सिमम प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जहाँ सिंथेसिस वर्ड यूज है मतलब वो डबल हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ये चीज़ होती है ना। सिंथेसिस होती है मतलब बनना, किसी की सिंथेसाइज होना मतलब बनना, प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन मतलब जैसे मैक्सिमम प्रोटीन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होते हैं, पूरी बॉडी हमारी प्रोटीन की बनी है, तो यहाँ भी प्रोटीन की मैक्सिमम यूज होगा, तो वो सारे प्रोटीन अब बन रहे होंगे। मोस्टली प्रोटीन की बात करें, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी प्रोटीन बने होंगे, इसमें आपको ध्यान रखना ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये अगर ना बच्चा सेल डिवाइड ही नहीं होगा, ध्यान लेना, फीमेल oogenesis आपकी मियोसिस में रुक गई थी क्योंकि सेंट्रियोल नहीं था, ध्यान रखना। तो सेंट्रियोल से बांधने के लिए ट्यूबिन प्रोटीन लगता है, एक रस्सी की जरूरत होती है, रस्सी देखो सेल डिवीजन रस्सी का जो काम होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन करती है। तो यहाँ G1 G2 के बारे में हमने सीख लिया। अब हमें पढ़ना होगा सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइटोसिस और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इनके बारे में G1 G2 के बारे में ही चैप्टर को एंडिंग करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मियोसिस या माइटोसिस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट में भूल गया, जो आपने पढ़ा इंटरफेज, इंटरफेज इंटरफेज आपका 95% बनाता है। एक्चुअल जो डिवीजन होती है एम फेज में होती है एक्चुअल डिवीजन, ये सिर्फ 5%, और इसमें आपका एक्चुअल डिवीजन होता है, एक्चुअल डिवीजन। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक्चुअली सेल आपकी 1 से 2 सेल एम फेज में बढ़ती है, इसमें तो आपकी सेल की तैयारी हो रही है, बंदा शादी करने वाला है, इसमें उसकी तैयारी चल रही है यहाँ तक, एक्चुअल एम फेज में उसकी शादी होगी, जोड़ा बनेगा एम फेज में। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, और यहाँ पर मैंने आपको G1 G2 के बारे में अच्छे से समझाया। थैंक यू, धन्यवाद।